लत वो बुरी चीज है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है जीटीबी इनक्लेव, और इसी जीटीबी इनक्लेव का रहने वाला साबिर खान। साबिर जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। साबिर की पत्नी का नाम है रुखसाना। रुखसाना जिसकी उम्र है 30 साल। साबिर के टोटल 4 बच्चे हैं। साबिर जो कि अपना खुद का एक बिजनेस कर रखा है, जिस बिजनेस से वो अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता है बल्कि अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देता है। बात कर रहा हूँ मैं 15 जून की रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास। साबिर हर रोज की तरह जब अपना काम निपटा करके घर पे पहुंचता है, अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाना खाता है और एक साथ सो जाते हैं। पर जैसे ही रात्रि के 2 बज जाता है, अचानक साबिर को बाथरूम महसूस होता है। इसीलिए साबिर अपने ही घर के 2nd फ्लोर के टॉयलेट में चला जाता है। इधर रुखसाना बेड पे ही अपने पति का इंतजार करने लगती है, पर काफ़ी देर तक जब साबिर वापस नहीं आता है, रुखसाना अपने पति को आवाज़ देते हुए सीढ़ियाँ चढ़ करके 2nd फ्लोर पे जाती है। पर 2nd फ्लोर पे जब पहुंचती है तो सीढ़ी पे जो दरवाज़ा लगा था उसकी कुंडी दूसरी तरफ से लगी हुई थी। वहीं पे खड़ी होकर के रुखसाना अपने पति को कई बार आवाज़ देती है, ना तो दरवाज़ा खुलता है और ना ही साबिर कोई उधर से जवाब देता है। इसलिए रुखसाना अपने घर से बाहर निकलती है और पड़ोस के रहने वाले असलम के पास जाती है और असलम से सारी बात बताती है। असलम को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार साबिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। असलम अपनी पत्नी को लेकर सीधे रुखसाना के घर पे पहुंच जाता है और वो भी सीढ़ियों पे चढ़ के जाकर दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश ही नहीं करता है, बल्कि कई बार साबिर को आवाज़ भी लगाता है, पर इसके बावजूद भी साबिर कोई जवाब नहीं देता है। तभी असलम की नज़र बगल के बालकनी में चली जाती है। बालकनी में जो सफ़ेद कलर की एक चादर दिखाई देती है। असलम जब उस चादर के बारे में रुखसाना से पूछताछ करता है, उस चादर को देखकर साबिर का बड़ा बेटा शाहिद वहां पहुंच जाता है और चादर हटाता है। चादर में हल्का खून भी लगा था। शाहिद जैसे ही चादर को हटाता है, उसके अंदर का नज़ारा देख वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल उसी चादर में साबिर का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। साबिर के शरीर पे किसी तेज धार हथियार से कई बार वार किया गया था। जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं, सब के सब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी असलम इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस उसी रात को ही अपनी टीम के साथ रुखसाना के घर पे पहुंच जाती है। पुलिस जब साबिर की डेड बॉडी को देखती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे किसी तेज धार हथियार से कई बार वार किया गया था। वो चाकू भी बगल में ही पड़ा था। चाकू को पुलिस अपने पास रख लेती है और घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में साबिर की पत्नी रुखसाना से पूछताछ करती है तो रुखसाना भी पुलिस को वही जवाब देती है जो इससे पहले अपने पड़ोस के रहने वाले असलम को बता चुकी थी। रुखसाना जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से बताती है, पुलिस को लगता है कि जो भी अपराधी होगा या तो साबिर के जानने वाला होगा या फिर घर का ही कोई सदस्य होगा, क्योंकि साबिर के घर में आने का मात्र एक ही रास्ता था। उसी रास्ते से अपराधी आए भी होंगे और उसी रास्ते से वापस भी गए होंगे। उस वक्त तो पुलिस रुखसाना से ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है, बल्कि साबिर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर रुखसाना के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। इधर 2 दिन के बाद जब साबिर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि साबिर के शरीर पे 32 बार वार किया गया था। पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए साबिर के जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके नंबरों को सर्विलांस पे डाल देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार पुलिस को यह मालूम चल जाता है कि साबिर की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी रुखसाना है। लेकिन पुलिस को यह भी मालूम चलता है
कि साबिर की हत्या करने में सिर्फ रुखसाना का ही हाथ नहीं है, बल्कि और भी कई लोग शामिल है। इसीलिए पुलिस रुखसाना को अपने कस्टडी में नहीं लेती है। पुलिस सोचती है कि अगर रुखसाना को कस्टडी में लिया जाता है, बाकी के सारे अपराधी चौकन्ने हो जाएंगे और फिर वो फरार हो जाएंगे। इसीलिए पुलिस अब बाकी के आरोपियों को भी तलाश करना शुरू करती है। जैसे ही लगभग एक सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार उसमें से 4 हत्यारे पुलिस के हाथों चढ़ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है साने आलम, दूसरे का नाम है आमिर हुसैन, तीसरे का नाम है हनीफ और चौथे का नाम है अलाउद्दीन। पुलिस जब इन चारों को अपने कस्टडी में लेकर आती है, उसके बाद से इन चारों से साबिर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। ये चारों ही साबिर की पत्नी रुखसाना का नाम बताते हैं। जैसे ही रुखसाना का नाम क्लियर हो जाता है, पुलिस अब रुखसाना को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके घर पे पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब रुखसाना के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि रुखसाना अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। इसीलिए पुलिस अब रुखसाना की भी हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है और आखिरकार पुलिस अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद 4 नवंबर को रुखसाना को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। दरअसल रुखसाना 4 नवंबर को अपने घर पे कुछ सामान लेने के लिए रात्रि के वक्त पहुंचती है। इससे पहले कि रुखसाना अपने घर पे पहुंच पाती, पुलिस रुखसाना को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब रुखसाना से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, रुखसाना जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। रुखसाना, जो उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के अंतर्गत रमजानपुर गांव की रहने वाली है। रुखसाना के पिता जो बेहद ही गरीब परिवार से है। रुखसाना जो देखने में जितनी ही खूबसूरत उतनी ही तेज तर्रार। रुखसाना जब 15 साल की होती है, जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, पढ़ाई लिखाई तो नहीं करती है, बल्कि उसी के गांव के कई लड़कों के साथ में उसका अवैध संबंध शुरू हो जाता है। बल्कि गांव के लड़के जितने भी होते हैं, जब रुखसाना की खूबसूरती को देखते हैं, उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। रुखसाना का किसी एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग नहीं शुरू होता है, बल्कि गांव के कई लड़कों के साथ में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। इस बात की जानकारी पूरे गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। रुखसाना के जितने भी आशिक होते हैं, उन्हीं में से एक है साबिर। साबिर जो उसी के गांव का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम है नौसे मियाँ। हालांकि साबिर और रुखसाना के बीच उम्र का लगभग 15 साल का फासला है, लेकिन इसके बावजूद भी साबिर और रुखसाना के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। लेकिन रुखसाना और साबिर के बीच में जब संबंध बनता है, साबिर रुखसाना का एकदम से दीवाना हो जाता है। दीवाना ही नहीं होता है, बल्कि रुखसाना से शादी करने का फैसला भी कर लेता है और एक दिन रुखसाना से शादी करने की बात कहता है। जैसे ही शादी का प्रपोजल रखता है, रुखसाना इस शादी से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि हम दोनों के बीच में उम्र का काफी फासला है, संबंध बनने तक तो ठीक है, लेकिन शादी नहीं कर सकती हूँ। जिससे साबिर का भी दिल एकदम से टूट जाता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी रुखसाना के माता पिता को मालूम चल जाता है। इधर रुखसाना के पिता को जैसे ही अपने बच्ची की करतूतों के बारे में मालूम चलता है, अपनी बच्ची की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। इस पिटाई के बाद रुखसाना की आदतों में भी काफी बदलाव आ जाता है। उसके बाद से अब रुखसाना साबिर से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। जैसे ही शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, उसके बाद से साबिर रुखसाना से शादी करने के लिए अपने पिता नौसे मियाँ से जाकर बातचीत करता है। पर जैसे ही रुखसाना से शादी करने के लिए बात अपने पिता से कहता है, रुखसाना का नाम सुनकर नौसे मियाँ भी एकदम से भड़क जाता है। कहता है कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी रुखसाना से किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। नौसे मियाँ जो अपने गांव का एक सम्मानित व्यक्ति है, नौसे मियाँ कहता है कि रुखसार वो लड़की है जिससे कोई इज्जतदार आदमी कभी बात भी नहीं कर सकता है। पर नौसे मियाँ जब इस शादी का मंजूरी नहीं देते हैं, इधर साबिर भी अपनी जिद पे उतर जाता है। साबिर अपने पिता को जवाब देते हुए कहता है कि अगर मेरी शादी रुखसाना से नहीं हुई तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा। जैसे ही अपने आप को मारने की बात कहता है, आखिरकार नौसे मियाँ भी अपने बेटे को मंजूरी दे देते हैं। तब जाकर के साबिर रुखसाना से शादी कर लेता है। साबिर जब रुखसाना से शादी कर लेता है, उसके बाद पत्नी बनाकर अपने घर में लाता है और फिर अपने पिता के साथ ही खेतों में किसानी का काम करने लगता है।
शादी के बाद रुखसाना के भी जीवन में काफी हद तक बदलाव आ जाती है। जितने लड़कों के संपर्क में होती है सबका साथ छोड़ देती है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, साबिर के 4 बच्चे भी हो जाते हैं। पर जैसे ही 4 बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं, अब साबिर को एहसास होने लगता है कि खेती किसानी से उसके बच्चों का एक बेहतर भविष्य नहीं बन सकता है। इसीलिए साबिर एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर में आ जाता है। दिल्ली शहर में पहुंचने के बाद कबाड़ी का बिजनेस करता है। जब कबाड़ी का बिजनेस शुरू करता है, जम करके मेहनत ही नहीं करता है बल्कि अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। ठीक ठाक जब पैसे कमा लेता है, दिलसार गार्डन में अपना एक फ्लैट भी खरीद लेता है। उसके बाद से अपने घर पे जाता है, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली शहर में आ जाता है। साबिर अपने पिता को भी दिल्ली साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन नौसे मियां दिल्ली जाने से साफ इनकार कर देता है। इसीलिए साबिर अपने घर में एक नौकर को रख देता है जिसका नाम है नासिर। नासिर जो नौसे मियां के साथ ही खेती में हाथ बटाने लगता है। इधर साबिर जब अपने बच्चों को लेकर के दिल्ली शहर में आता है, अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूल में दाखिला करा देता है। लेकिन साबिर को लगता है कि कबाड़ी का काम करने से उनके बच्चों पे काफी बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए साबिर अब कबाड़ी का काम छोड़ देता है और फिर स्टील वर्क का एक अपना बिजनेस कर लेता है। इस बिजनेस में भी वो काफी मेहनत करके अच्छा पैसा कमा लेता है और फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। तब तक इधर रुखसाना 30 साल की हो जाती है और साबिर 45 साल का हो जाता है। जैसे ही 45 साल का हो जाता है, अपने कामों में इस कदर से बिजी हो जाता है कि उसके बाद से जब भी घर पे आता है, अपनी पत्नी के ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। रात के वक्त खाना खाता है और तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। साबिर तो अपनी गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन रुखसाना को अब अपने पति की कमी महसूस होने लगती है। रुखसाना को लगता है कि शायद उसका पति का उम्र ज्यादा हो चुका है, इसीलिए अब उसका पति उसके तरफ ध्यान नहीं देता है। लेकिन रुखसाना का अपना मन नहीं भरता है। जब साबिर उसका साथ नहीं देता है, अब रुखसाना इधर उधर ताक झांक करना शुरू कर देती है। तभी रुखसाना की नजर उसके बच्चों को ही पढ़ाने वाला एक सरदार पे चली जाती है। सरदार जो रुखसाना के बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्सर उसके घर पे आता है। सरदार के तरफ जब देखती है, उसके तरफ देख करके लटके झटके देना शुरू कर देती है, जिसे देख करके सरदार को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रुखसाना चाहती क्या है। और आखिरकार कुछ ही दिन के बाद एक दिन रुखसाना के घर के अंदर ही रुखसाना और सरदार के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। दोनों के बीच में जब पहली बार अवैध संबंध बनता है, इससे सरदार भी काफी खुश होता है और फिर रुखसाना का दीवाना हो जाता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक दिन फैसला करते हैं और रुखसाना सरदार के साथ अपना घर छोड़ करके फरार हो जाती है। सरदार रुखसाना को लेकर अपने गांव पंजाब में चला जाता है, अपने बच्चों की फिक्र तक भी नहीं करती है। लेकिन इधर साबिर अपनी पत्नी को लेकर के काफी परेशान हो जाता है। उसके बाद से साबिर अपनी पत्नी की हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देता है। जैसे ही 5 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार साबिर को अपनी पत्नी के बारे में मालूम चल जाता है। जैसे उसे मालूम चलता है कि रुखसाना पंजाब में रह रही है, साबिर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और फिर रुखसाना को अपने साथ लाने की कोशिश करता है। लेकिन रुखसाना साबिर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। साबिर जब अपनी पूरी कहानी उस सरदार के घर परिवार वालों से बताता है, आखिरकार सरदार के घर परिवार वाले रुखसाना को जबरदस्ती साबिर के साथ भेज देते हैं। साबिर जब रुखसाना को अपने साथ लेकर के आता है, साबिर को पूरा यकीन हो जाता है कि रुखसाना सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए साबिर अपनी पत्नी को लेकर सीधे अपने गांव में आता है और अपने घर पे छोड़ देता है और 2-4 दिन रहने के बाद वापस दिल्ली चला आता है। इधर साबिर दिल्ली तो चला आता है, लेकिन रुखसाना जब अपने गांव में रहना शुरू करती है, वहां भी इधर उधर ताक झांक करना शुरू कर देती है। तभी रुखसाना की नजर उसी के घर में नौकर का काम करने वाला नासिर के ऊपर चला जाता है। नासिर एक ऐसा व्यक्ति था जो बिना किसी रोक टोक के रुखसाना के घर के अंदर तक भी आ जा सकता था। इसीलिए रुखसाना इस मौके का फायदा उठाती है और फिर अपने ही नौकर नासिर के साथ में अवैध संबंध बना लेती है। दोनों के बीच में जब अवैध संबंध शुरू होता है, कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता है, पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, दोनों काफी निडर हो जाते हैं और फिर खुलेआम एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। तभी इस बात की जानकारी
गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। इधर इस बात की जानकारी जैसे ही नौसे मियाँ को मालूम चलता है, नौसे मियाँ अपनी बहू की सारी करतूत अपने बेटे साबिर को बताता है। साबिर को जैसे ही मालूम चलता है वो फिर से अपने घर पे पहुंचता है। अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई नहीं करता है, बल्कि अपने नौकर नासिर को भी घर से निकाल देता है। साथ ही साथ अपने छोटे भाई दिलशाद से कहता है कि तुम रुखसाना के ऊपर ध्यान रखना। उसके बाद से साबिर फिर से वापस दिल्ली चला जाता है। इधर रुखसाना अपने घर पे तो रहने लगती है, लेकिन उसका देवर दिलशाद उस पर नजर रखने लगता है, जिसकी वजह से रुखसाना का अब अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन दिलशाद की भी करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। दिलशाद की मौत तो हो जाती है, लेकिन सबको यही लगता है कि दिलशाद की करंट से मौत नहीं हुई है, बल्कि रुखसाना ने ही उसे मार दिया है। गांव के लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। हालांकि पुलिस भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करती है, क्योंकि पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं मिलता है। गांव के लोग कहते हैं कि रुखसाना ने अपने पुराने आशिक असरुद्दीन के साथ मिल करके दिलशाद की हत्या करवा दिया है। असरुद्दीन जो रुखसाना का बचपन का प्रेमी है। हालांकि असरुद्दीन जो गुजरात शहर में रहकर नौकरी करता है, लेकिन उस वक्त गांव में ही था। जैसे इस तरह की बातें गांव में चर्चा होने लगती है, असरुद्दीन के घर परिवार वाले भी इस कदर से डर जाते हैं कि अपने बेटे को वापस गुजरात भेज देते हैं। असरुद्दीन गुजरात तो चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच नहीं पाता है, क्योंकि इस बात की जानकारी जब साबिर के भतीजे ताहिर को मालूम चलता है, ताहिर गुजरात में पहुंच जाता है और असरुद्दीन की हत्या कर देता है। इधर असरुद्दीन की जैसे ही हत्या हो जाती है, इस वजह से अब साबिर के गांव वाले काफी डर जाते हैं। साबिर के गांव वाले अब उसके पास फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को जल्द से जल्द अपने पास लेकर के जाओ, क्योंकि उसकी वजह से अब गांव में खून खराबा तक भी होने लगा है। जैसे ही गांव के लोग अब साबिर के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं, साबिर फिर से गांव में पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस दिल्ली में पहुंच जाता है। लेकिन वापस जब पत्नी को दिल्ली लेकर आता है, अपने नौकर नासिर को ही लेकर के अपनी पत्नी की हर छोटी मोटी बातों पर लेकर बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है, जिसकी वजह से अब रुखसाना भी काफी तंग आ जाती है। आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर जब साबिर अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है, रुखसाना इस कदर से तंग आ जाती है कि अब वो अपने पति को इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। और फिर रुखसाना अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने नौकर नासिर से बातचीत करती है। नासिर भी रुखसाना का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही नासिर तैयार हो जाता है, रुखसाना नासिर को इस काम को करवाने के लिए 4 लाख रुपया देती है। नासिर अब साबिर को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने दोस्त अलाउद्दीन से जाकर के मुलाकात करता है। अलाउद्दीन जो कि नासिर के ही गांव का रहने वाला है, जो पहले से ही बदमाश प्रवृत्ति का है। दरअसल अलाउद्दीन कुछ साल पहले ही अपने ही गांव का एक व्यक्ति का तलवार से हत्या कर दिया था, जिसकी वजह से वो जेल में था। लेकिन जेल से छूटने के बाद अलाउद्दीन दिल्ली में आ चुका था और यहाँ पे भी चोरी का ही काम करता है। नासिर जैसे ही अपने दोस्त अलाउद्दीन से मुलाकात करता है और 4 लाख रुपए देने की जब बात कहता है, अलाउद्दीन भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अलाउद्दीन इस काम को करने के लिए अपने इस षड्यंत्र में अपने ही एक दोस्त हनीफ को शामिल कर लेता है। हनीफ जो गाजियाबाद में रह करके अपना काम करता है। हनीफ भी अलाउद्दीन के साथ ही मिल करके चोरी का काम करता है। हनीफ को जब इस षड्यंत्र में शामिल करता है, तो हनीफ को भी लगता है कि यह काम मेरे और अलाउद्दीन की बस की नहीं है। इसीलिए हनीफ अपने इस षड्यंत्र में अपने और 4 दोस्तों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है अमर, दूसरे का नाम है आमिर हुसैन, तीसरे का नाम है सानू और चौथे का नाम है जाने आलम। इन चारों को जब इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बताते हैं, ये चारों भी हनीफ का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ये पूरे अपने काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद से रुखसाना इस काम को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय करती है। 15 जून की रात्रि के वक्त 15 जून रात्रि के वक्त करीब 11 बजे के आसपास हर रोज की तरह साबिर जब अपना काम निपटा करके घर पे पहुंचता है, खाने के लिए जब बैठता है, रुखसाना अपने पति के खाने में कुछ नशीली चीजें मिला देती है, जिसे खाने के बाद साबिर तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। साबिर इधर जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से रुखसाना
तमाम लोगों को अपने घर के अंदर बुला लेती है और फिर सबको अपने घर के अंदर ही छुपा देती है। इससे पहले कि ये सब अपने काम को अंजाम देते, करीब रात्रि के 2 बजे के आसपास साबिर को टॉयलेट लग जाता है। इसीलिए साबिर सेकंड फ्लोर पे चला जाता है, पर जैसे ही सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करता है, ये सब जाकर के मिलके साबिर को पकड़ लेते हैं, उसका मुंह दबा देते हैं और अपने पास से एक तेज धार हथियार निकालते हैं और फिर उसी हथियार से साबिर के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करते हैं, जिसकी वजह से साबिर के मुंह से चीख तक भी नहीं निकल पाती है और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से साबिर की डेड बॉडी को एक सफेद चादर में लपेटकर बालकनी में डाल देते हैं। उसके बाद से रुखसाना सबको अपने घर से बाहर निकाल देती है और फिर अपने घर की बेहतर तरीके से सफाई करती है। थोड़ी देर के बाद रुखसाना पड़ोस के रहने वाले असलम खान के पास जाती है और रोते बिलखते अपने पति के बारे में असलम खान से बताती है। वाकई में रुखसाना जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस रुखसाना के ही तहरीर पे बाकी आरोपियों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।